दोस्तों नमस्कार। दोस्तों तेजस और एयरटेल के बीच में ये लड़ाई जो है काफी हद तक फ्लेयर अप हो गई है। अगर आप देखें कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। एयरटेल कह रहा है कि तेजस का इक्विपमेंट जो है वो सब स्टैंडर्ड है। तेजस कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगाया है। ये प्रॉब्लम स्पेक्ट्रम प्लानिंग का और भारती एयरटेल का जो बेस स्टेशन का टावर है वो इट इज क्लोज टू द बीएसएनएल टावर, इसलिए इंटरफेरेंस हो रहा है। अब दोस्तों सच क्या है और इसके पीछे कहानी क्या है, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था 4 दिन पहले। इसके अंदर में ये प्रॉब्लम को मैंने डिस्क्राइब किया था, ये प्रॉब्लम है क्या। ये होलिस्टिक वीडियो नहीं था क्योंकि इसमें सोल्यूशन नहीं बताया, ना इसमें हिस्ट्री बताई थी मैंने। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री बताऊंगा कि प्रॉब्लम की शुरुआत कब कब हुआ, क्यों हुआ, और आज जो हम जो बैठे हुए हैं उस टाइम में ये प्रॉब्लम जो है क्यों इनएविटेबल था। मतलब ये जो इंटरफेरेंस नजर आ रहा है एयरटेल और तेजस के बीच में, ये इसकी जो शुरुआत, इसकी जो जड़ कहां से शुरू हुआ, डीओटी एंड टीआरए ने क्या रोल प्ले किया और इसका सोल्यूशन क्या है, सब आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। अंत तक देखिए, आपको पूरा का पूरा सब कहानी समझ में आ जाएगी स्टार्टिंग टू एंड। तो ये शीर्षक है वाई बीएसएनएल एयरटेल इंटरफेरेंस वाज इनएविटेबल। ठीक है ना। तो इसमें आप पूरा पूरा समझ में देखिएगा, एक के बाद एक आपको पूरा हिस्ट्री के साथ में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 800 मेगाहर्ट्ज बैंड इंडिया में शुरू से 4G बैंड नहीं था, ये सीडीएमए बैंड था 800 मेगाहर्ट्ज का। आपको पता होगा कि वी हैड सीडीएमए टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2000, जब रिलायंस डब्ल्यूएल करने के बाद में फिर फाइनली सीडीएमए पूरा फुल मोबाइल हो गया। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उन्होंने लाइसेंस भी पे किया और पेनल्टी पे करने के बाद में पूरा हो गया। बट सीडीएमए और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के अंदर में 800 900 जब वे सीडीएमए कर रहे थे तो उस टाइम में 900 जीएसएम कर रहा था, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सीडीएमए वाज नॉट ए वाइड बैंड टेक्नोलॉजी, ये वाइड बैंड वाला नहीं था टेक्नोलॉजी, ये नैरो बैंड टेक्नोलॉजी थी। छोटे 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 कैरियर्स थे 1.23 मेगाहर्ट्ज के। तो इस तरह से डिजाइन था कि कोई खास स्पिलओवर होता नहीं था 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में। तो हुआ क्या दोस्तों, उस टाइम में 900 और 800 मेगाहर्ट्ज के बीच में 1.66 मेगाहर्ट्ज का गार्ड बैंड था। वो इस तरह नजर आता था, ये देखिए इस तरह से। ये टीआरआई का रिकमेंडेशन है 2022 का, उन्होंने बैंड प्लान दिखाया हुआ है। आपको गार्ड बैंड भी दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग 8.24, एंडिंग 888.4 और बीच में गार्ड बैंड 1.6 का, और जीएसएम शुरू हो रहा था 890 से और आगे जा रहा था। ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका बैंड प्लान है। तो इसमें 1.665 मेगाहर्ट्ज का जो गार्ड बैंड था उससे जो है वोडाफोन आइडिया एज वेल एज भारती खुश थे। अब हुआ क्या दोस्तों, ये हुआ जो है कहानी में थोड़ा चेंज आया। क्यों? क्योंकि एलटी बीच में आ गया। रिलायंस ने बोला कि आप सीडीएमए छोड़ो, हम तो एलटी 4G करेंगे। ठीक है ना। तो जब जब उन्होंने 2010 में 4G स्पेक्ट्रम एक्वायर किया 2.3 गीगाहर्ट्ज बैंड में, उसके बाद में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड को किसी तरह से उन्होंने आरकॉम के साथ शेयरिंग करके नया स्पेक्ट्रम लेके इसमें 4G का उन्होंने ऑलरेडी फाउंडेशन ले कर दिया। जैसे ही 4G आया दोस्तों, जो 1.23 मेगाहर्ट्ज का जो ब्लॉक था स्पेक्ट्रम का सीडीएमए का, वो कन्वर्ट होके 5 मेगाहर्ट्ज हो गया, है ना। अब ये वाइड बैंड हो गया। अब जो बैंड था, जो 800 मेगाहर्ट्ज का बैंड आपको मैं दिखा रहा था यहाँ पे, जो टीआरआई के रिकमेंडेशन में दे रखा है, ये इसका जो टोटल साइज जो है ये पूरी तरह से 20 मेगाहर्ट्ज नहीं था। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने एक एक्सेल शीट बनाया था बहुत पुराना, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ये कब का है? ये 2012 का है, 22 सितंबर 2012 का है। उस टाइम में बैंड कैसा नजर आता था आपको दिखाया मैंने इसको। तो इसमें आपको लेजेंड भी दिखाएगा, बीएसएनएल, एमटीएन, रिलायंस, टाटा, एचएफसीएल वगैरह। तो आप देखेंगे उस टाइम में 14 कैरियर था, एक कैरियर 1.23 मेगाहर्ट्ज का था, और दो ऑपरेटर के बीच में गार्ड बैंड रखना पड़ता था 600 मेगाहर्ट्ज, इसलिए ये कभी भी 20 मेगाहर्ट्ज ऐड होके नहीं आता था। तो इसके लिए उन्होंने को क्या करना पड़ा, इनको ये 14 कैरियर को 16 कैरियर करना पड़ा। और ये प्रपोजल जो है डीओटी ने अपने लेटर में भेजा टीआरआई को, जो है 22 फरवरी 2022 को, ऑक्शन से पहले, जब जब ये 5G ऑक्शन होने वाला था, उस टाइम में उन्होंने कहा कि देखिए ये जो 14 कैरियर का जो प्लान है, ये देखिए 14 ब्लॉक्स को आप 16 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब उन्होंने टीआरआई का बोला इन्वेस्टिगेट करिए, तो टीआरआई ने यही जो मैं दिखा रहा था ना आपको, ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट टीआरआई ने कहा
कि अच्छा ठीक है, इसको कम करके हम 1 मेगाहर्ट्ज गार्ड बैंड में ले आएंगे। जब जैसे ही आप 1 मेगाहर्ट्ज में करेंगे तो आपको 20 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक मिल जाएगा, 16 कैरियर हो जाएगा। पर ये तभी करेंगे जब ट्रायल में ये सुनिश्चित होगा कि कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा 4G में और GSM में, है ना। तो ये उन्होंने कहा, ये उनका रिकमेंडेशन था। तो डीओटी ने अपने जो ऑक्शन के डॉक्यूमेंट में इस चीज को बहुत ही अच्छे से इंक्लूड किया। अब देखिए ये जो नोट है, ये नोट काहे का नोट है दोस्तों, ये टेबल A3 800 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक साइज का जो पूरा का पूरा लेआउट है 800 मेगाहर्ट्ज बैंड का, उन्होंने लिखा इसके अंदर में कि अगर इंटरफेरेंस के बाद में, देखिए ड्यूरिंग, देखिए इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट अ फील्ड ट्रायल विल बी कैरिड आउट टू असर्टेन इंटर बैंड गार्ड बैंड रिक्वायरमेंट बिटवीन 800 900 मेगाहर्ट्ज बैंड, अगर ऐसा लगा कि नहीं होगा तो जो 1.25 मेगाहर्ट्ज जो एंड में मिलने वाला है, एंड में मतलब कहां दोस्तों, इधर इधर किसी को अगर 1.25 मेगाहर्ट्ज मिलेगा उसको घटा के 0.75 कर देंगे। तो उन्होंने कहा था कि फील्ड ट्रायल जल्दी खत्म करेंगे, और जब ऑक्शन के बाद में पता चलेगा कि हाँ चलिए इंटरफेरेंस के लिए अगर ये मान लीजिए 1.6 जो है 1 मेगाहर्ट्ज नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको घटा के हम 0.75 कर देंगे, जिससे कि 1.666 मेगा का गार्ड बैंड मिल जाएगा। यही उन्होंने NIA के डॉक्यूमेंट में नोट में आप पॉज करके देख सकते हैं आप इसको, है ना। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ऑक्शन में बिका कुछ नहीं। अब कैसे पता है दोस्तों मेरे को कुछ नहीं बिका, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना पिंक पिंक सारा खाली पड़ा हुआ है। और ये जो आपको वायलेट वायलेट नजर आ रहा है, ये आरकॉम का स्पेक्ट्रम है जो कि NCLT में फंसा हुआ है। और ये जो लाल है ना, ये रिलायंस का है, और आरजीओ का है। ये सारा का सारा यहाँ शिफ्ट हो गया। ये एक्चुअली थोड़ा पुराना पिक्चर है, तो यहाँ पे जितना भी है ये सब कुछ शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ पिंक होगा, या भारती का ग्रीन होगा, या अभी तेजस का जो है ये वाला जो पोर्शन राजस्थान में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो है। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है लार्जली अनयूज्ड रहा, मतलब किसी ने लिया नहीं। जब लिया ही नहीं तो फील्ड ट्रायल हुआ नहीं, जब फील्ड ट्रायल हुआ नहीं तो किसी को परवाह ही नहीं पड़ी। अब बोलेंगे दोस्तों कि रिलायंस जियो तो पहले ही ऑपरेट कर रहा था इस बैंड के अंदर में, वो तो कर ही रहे थे 4G, तो उन्होंने क्यों नहीं प्रॉब्लम रेज किया। उन्होंने इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा, रिलायंस जियो का प्रॉब्लम इतना नजर में नहीं आया क्योंकि उनका बैंड प्लस फिल्टर तो यहां से यहां तक का था, उनका पूरा फिल्टर पूरे बैंड के लिए था। बट इतने दूर बैठे हुए थे वो, तो जिस यहां से जितना भी लीकेज था वो इधर ज्यादा आया नहीं। पर जैसे ही तेजस ने ऑपरेट करना शुरू किया, उनका लीकेज जो है इस बैंड से बाहर निकल गया, क्योंकि ये जो ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम है ये इस पोर्शन में ऑपरेट हो रहा है, ये यहां नहीं ऑपरेट हो रहा है जैसे रिलायंस जियो ऑपरेट हो रहा है। ये काफी नियर है 900 मेगाहर्ट्ज बैंड का, जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा था यहाँ पे। ये देखिए ये वाला पोर्शन इधर होगा कहीं पे, यहां पे ऑपरेट हो रहा है आपका, यहां पे ऑपरेट हो रहा है तेजस का, और रिलायंस जियो इधर है, इसलिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं। जैसे ही तेजस ने ऑपरेट करना शुरू किया यहाँ पे, यहां से लीकेज जो है यहाँ पे आना शुरू हो गया। इसीलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम इनएविटेबल हो गया, क्योंकि डीओटी एंड टीआरआई ने जो ट्रायल की बात करी थी यहाँ पे कि जल्दी से ट्रायल करेंगे और ये खत्म करेंगे, इसको देखेंगे भी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी ने स्पेक्ट्रम लिया ही नहीं। और वहां पे जब स्पेक्ट्रम लिया ही नहीं तो कोई ट्रायल वायल की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए दोस्तों भारती ने, अगर देखें, भारती ने अपने नए स्पेक्ट्रम ऑक्शन के डॉक्यूमेंट में, ये देखिए ये उनका सबमिशन है, अभी भारती ने टीआरआई को सबमिट किया जो कि ऑक्शन का कंसल्टेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने इस पॉइंट को रेस किया है। उन्हें देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो सबसेट है, सबसेट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसेट ऑफ 3GPP बैंड 5, इसमें क्यों सबसेट है दोस्तों, इस स्पेक्ट्रम ब्लॉक में आपको समझ में, ये इस डायग्राम में समझ में आएगा। इंडिया का बैंड प्लान क्या है, 824 से लेकर 844, 869 से लेकर 889। पर एक्चुअली LTE बैंड 5 क्या है, 824 से लेकर 849 और 869 से लेकर 894। इसका मतलब इंडिया का जो बैंड है 800 मेगाहर्ट्ज का, वो ट्रिम्ड बैंड है LTE के बैंड 5 से। जब भी कोई इक्विपमेंट प्रोक्योर होगा, कोई अगर बोलता है अभी LTE का इक्विपमेंट लेके आओ, वो तो फिल्टर पूरे बैंड के लिए लेके आएगा ना, ये पूरे बैंड के लिए लेके आएगा, ये थोड़ी ना कि इतना लेके आएगा, क्योंकि इंडिया का जो बैंड प्लान है वो ट्रिम्ड बैंड प्लान है कंपेयर टू द LTE बैंड 5।
ठीक है ना। तो इसलिए हुआ क्या कि इसलिए भारती क्या कह रहा है इसमें, आप देखिए भारती का जो सबमिशन है, भारती कह रहा है सबसेट ऑफ 3GPP बैंड 5 रेंज ऑपरेट्स इन द अपलिंक रेंज ब्ला 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 एंड द डाउनलिंक रेंज ब्ला ब्ला ब्ला। इससे क्या होगा, इट इज सो क्लोज, इसमें जो है सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस पर्टिकुलरली इन द अपलिंक एंड डाउनलिंक ट्रांसमिशन इन कंटिग्यूअस फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि करंटली द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लैक्स एक्सप्लिसिट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस to address interference mitigation in scenarios involving adjacent band deployment. To date, only limited case specific field trials हैं। वो कहता है अभी तो कुछ केस स्पेसिफिक फील्ड ट्रायल हो हुए हैं, जबकि टीआरए और डीओडी ने कहा था पूरा फील्ड ट्रायल से ये सुनिश्चित करिए कि एलटी और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 800 का जो 4G और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 4G या GSM में इंटरफेरेंस ना हो। वो कहता है हुए नहीं ये ट्रायल, विच आर इनसफिशिएंट टू स्टैंडर्डाइज इंटरफेरेंस मैनेजमेंट नेशन वाइड। ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि 3GP में कुछ स्पूरियस एमिशन के कुछ गाइडलाइंस है, वो उन्होंने इस टेबल के अंदर में लगा दिया है। अगर आप ये टेबल देखेंगे तो आपको पाएंगे कि जो गाइडलाइंस है बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, इतना नहीं होता। -98 dBm का जो है लेवल इन बैंडविड्थ ऑफ 100 किलोहर्ट्ज बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। अब जब मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि जब भारती ने अपने टीआरए के सबमिशन में ये डॉक्यूमेंट, अगर आप जाएंगे पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 26 ऑफ 57, यहां पे उन्होंने ये टेबल डाला है, पर इसके अंदर में कुछ उन्होंने लिखा नहीं एक्सेप्ट फॉर दिस पैराग्राफ। ये देखिए ये पैराग्राफ आप पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं गया 3GPP के डॉक्यूमेंट में, फिर मैंने देखा कि अच्छा ये तो 6.444 को लोकेशन विद अदर बेस स्टेशन है ना। तो ये डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है आप देखिए, 3GPP TS 36.104 वर्जन 10.40 रिलीज 10। तो ये इसका पेज नंबर 49, और इसमें देखिए ये सारे नंबर्स यहां मेंशन्ड है, -98 96 dBm। तो इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होता। ये स्ट्रिंजेंट इसलिए है दोस्तों, ये कह रहे हैं को लोकेशन विद अदर बेस स्टेशन। इसलिए भारती का जो सबमिशन है, जो उन्होंने टीआरए का कंसल्टेशन पेपर में जो सबमिशन डाला था, ये देखिए ये नंबर जो है को लोकेशन के लिए है। को लोकेशन मतलब अगर बेस स्टेशन एक ही जगह लगे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है एटेन्युएशन चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस इनटू 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड। तो यही कहानी है। तो आप देखिए, जो फिर से आप इसको समराइज करते हैं, इसमें 4G के लिए 5 मेगाहर्ट्ज कैरियर चाहिए टू अकोमोडेट दिस गार्ड बैंड शैंक फ्रॉम व्हाट 1.66 megahertz to 1 megahertz. This made the boundary between 800 and 900 very fragile. एक तो पहले 1.665 megahertz था, उसको रिड्यूस करके आपने 1 megahertz कर दिया। अब टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हुआ, LT इक्विपमेंट, जैसे मैंने को बताया ना कि LT का जो 3GPP बैंड 5 है वो 25 मेगाहर्ट्ज का है, जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे 25 मेगाहर्ट्ज का बैंड है। ये पूरा बैंड है, ना कि इतना बैंड 20 मेगाहर्ट्ज का। इससे कोई भी अगर फिल्टर प्रोक्योर करेगा, वो इतना क्यों करेगा फिल्टर प्रोक्योर? फिल्टर कौन सा फिल्टर? एंटीना वाला फिल्टर, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एंटीना में बेस बैंड फिल्टर नहीं, जो कि इक्विपमेंट का पार्ट है, उसमें तो अगर आप इतना यूज कर रहे हैं उतना फिल्टर करेंगे। पर एंटीना का फिल्टर तो पूरा होना चाहिए ना, क्योंकि आपको क्या पता कि बाद में आपको हार्मोनाइज करना पड़े, यहां से उठा के यहां डालना पड़े। तो एंटीना का तो पूरा फिल्टर होता है। जो आपका तेजस ने फिल्टर प्रोक्योर किया है, वो पूरा का पूरा फिल्टर प्रोक्योर किया होगा, ये है ना। इसीलिए देखिए ये स्पिल ओवर हो रहा है 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के अंदर में, जबकि इंडिया का बैंड इज ए ट्रिम्ड वर्जन ऑफ द LT बैंड 5 नंबर, बिकॉज ये पुराना CDMA का बैंड था, है कि नहीं दोस्तों। सो फिल्टर अलाउड एनर्जी बियॉन्ड द इंडियन सब बैंड। इसीलिए तेजस का जो है जो लीकेज है वो GSM के अंदर जो 900 मेगाहर्ट्ज के अंदर लीक कर रहा है, क्योंकि उनका जो एंटीना का फिल्टर है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो पूरा का पूरा पूरे के बैंड के लिए बना हुआ है। बेस बैंड फिल्टर भले ही जो है छोटे के लिए होगा, जो कि इक्विपमेंट में लगा रहता है, यहां एंटीना में लगा रहता है कि नहीं दोस्तों। तो इफ द रोल आउट इज नॉट शार्प इनफ, इट विल स्पिल ओवर इनटू 900 मेगाहर्ट्ज, इट विल बिकम अनहर्डेबल। व्हाई इट सरफेस्ड ओनली इन राजस्थान? जैसे आपको बताया मैंने दोस्तों, अर्लियर द अपर 800 मेगाहर्ट्ज बैंड वाज मोस्टली अनयूज्ड, ऑक्शन में बिका ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम आया नहीं। इन राजस्थान BSNL एक्टिवेटेड दिस बैंड यूजिंग तेजस LT इक्विपमेंट, और उन्होंने एक्टिवेट किया। साइट्स वेयर क्लोजर टू एयरटेल्स 900 मेगाहर्ट्ज BTS, रिजल्ट स्पिल ओवर इनटू रिसीवर, चोकिंग द नेटवर्क डिस्ट्रप्शन।
अब रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट क्या रहा कि कहा, कह तो दिया कि भाई इनमें ट्रायल होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब भूल गए। ना टीआरआई को याद रहा, ना डीओटी को याद रहा, सब भूल गए क्योंकि कुछ बिका ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। और रिलायंस जो नीचे बैठा हुआ था, इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। डीओटी टीआरआई डिड नॉट इंप्लीमेंट क्लियर रूल्स फॉर 800-900 मेगाहर्ट्ज को एग्जिस्टेंस, किया ही नहीं उन्होंने, जरूरत ही नहीं पड़ी। नो डिटेल अडॉप्शन ऑफ 3GPP को लोकेशन एमिशन स्टैंडर्ड, जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ वाला ये जो उन्होंने एयरटेल ने अपने सबमिशन में डाला है, और जो डॉक्यूमेंट में आपको दिखा रहा था 3GPP वाला जो डॉक्यूमेंट, कहाँ गया वो डॉक्यूमेंट? ये डीओटी लेटर है, एनआईए वर्जन, ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा था, को लोकेशन विद अदर बेस स्टेशन, जो ये उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब नंबर्स हैं। तो एयरटेल फ्लैग्ड ऑफ दिस इन टीआरआई कंसल्टेशन, बताया मैंने, एयरटेल ने बताया कि भाई देखो तो प्रॉब्लम है, बिफोर दिस प्रॉब्लम फेयर अप बिटवीन तेजस एंड एयरटेल, तो रिस्क रिमेन हिडन अंटिल बीएसएनएल स्टार्टेड यूजिंग दिस स्पेक्ट्रम। जैसे बीएसएनएल ने स्पेक्ट्रम यूज करना शुरू कर दिया, तब प्रॉब्लम फ्लेयर अप हो गया। जो प्रॉब्लम पहले की प्रॉब्लम थी, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाट नीड्स टू हैपन नाउ, अब क्या होना क्या चाहिए? डीओटी टीआरआई को पहले तो बैठ के गाइडलाइन बनाना चाहिए था। जब ये अलाउ किया, उससे पहले गाइडलाइन होने चाहिए थे कि भाई रूल क्या होना चाहिए, कोएग्जिस्टेंस रूल क्या होना चाहिए, कितना एमिशन अलाउ होना चाहिए बैंड 5 में, क्योंकि इंडिया का जो है ट्रिम्ड वर्जन है। बीएसएनएल टू इंस्टॉल एडिशनल हाई सेलेक्टिव फिल्टर, बीएसएनएल को अब क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल फिल्टर डालना पड़ेगा एंटीना में, इक्विपमेंट में नहीं। इक्विपमेंट में कोई खराबी नहीं है दोस्तों, एंटीना के अंदर में एक एडिशनल फिल्टर डालना पड़ेगा, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है, जो ये स्पिल ओवर की प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको मिटिगेट किया जा सके। दैट्स ऑल बीएसएनएल हैज टू डू। और एक और तरीका है कि बेस स्टेशन को जो है आप स्पेस कर दीजिए, बेटर बीटीएस स्पेसिंग एंड ओरिएंटेशन प्लानिंग, एंटीना को एक दूसरे के ऊपर ना फेंकिए, क्योंकि जितना ज्यादा एंटीना एक दूसरे, अगर मान लीजिए ये आपका 800 मेगाहर्ट्ज का एंटीना इधर की तरफ देख रहा है और 900 मेगाहर्ट्ज का एंटीना इधर की तरफ, तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। यू कैन नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो आपको स्पेसिंग और ओरिएंटेशन प्लानिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया इज रिस्क ऑफ ब्लॉकिंग 800 मेगाहर्ट्ज यूटिलाइजेशन। जो बैंड खाली पड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा। आप करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्तों, मुझे पता नहीं, ऑपरेटर्स लेंगे कि नहीं, पर ये इसको यूटिलाइज करें। बाकी जगह में भी तो प्रॉब्लम आना वाला 900 में। देखिए 900 में ये सारा यूसेज है, मोस्टली वोडाफोन को प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए सारा नीला वोडाफोन है, भारती तो राजस्थान में ही है शायद, उसके अलावा कहीं नहीं होगा भारती। बाकी जगह पे वोडाफोन देखिए, सब नीला वोडाफोन है इस एज में, है ना? तो इट विल बिकम ए प्रॉब्लम। तो दोस्तों यही है पूरी कहानी। तो समरी यही है दोस्तों, ये प्रॉब्लम था पुराना सीडीएमए के टाइम का प्रॉब्लम। उस टाइम में ये बैंड पूरा 20 मेगाहर्ट्ज नहीं था। ये जो आपको दिखा रहा था मैं, ये बैंड पूरा 20 मेगाहर्ट्ज नहीं था पहले। कितना था ये मैंने आपके डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे आप कैलकुलेट पॉज करके देख सकते हैं ये पूरा कितना था। ये काफी कम था, इसलिए गार्ड बैंड था इन दोनों के बीच में 1.66 मेगाहर्ट्ज का, जो कि कम होके 1 मेगाहर्ट्ज हो गया जैसी एलटी के लिए इसको बैंड को रिस्ट्रक्चर किया गया, है ना? तो जैसी एलटी के लिए रिस्ट्रक्चर किया गया तो बैंड 5 हो गया एलटी। एलटी इज व्हाट? सीडीएम एलटी बैंड 5। वो कौन सा? ये एलटी बैंड 5 स्टैंडर्ड 3GPP बैंड है। इसके लिए फिल्टर जो है 25 मेगाहर्ट्ज का होता है, 20 मेगाहर्ट्ज का नहीं होता। तो तेजस ने यही फिल्टर ले लिया। जब इन्होंने ये फिल्टर ले लिया, पर एमिशन जो है डिफाइन ही नहीं है, क्लियर एमिशन गाइडलाइंस नहीं है जिस तरह से होना चाहिए कोएग्जिस्टेंस के लिए। तो जब उन्होंने लगाया तो प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि भारती और बीएसएनएल कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, टावर्स क्लोज हैं। और डीओटी जो ट्रायल करने वाली थी, वो पूरी तरह से उस ट्रायल को भूल गई। ये जो नोट है जो डीओटी ने अपने ऑक्शन डॉक्यूमेंट में डाला था कि ट्रायल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो भूल गई, क्योंकि ऑक्शन में किसी ने 800 मेगाहर्ट्ज बैंड लिया ही नहीं। इसलिए जो है ये प्रॉब्लम वहीं की वहीं प्रॉब्लम रही। जब उन्होंने तेजस ने इस बैंड में इक्विपमेंट चालू किया, जैसे ही उन्होंने यहां डिप्लॉय किया, ये प्रॉब्लम फ्लेयर अप हो गई। और रिलायंस की प्रॉब्लम इसलिए फ्लेयर अप नहीं हुआ, या तो उनका फिल्टर जो है ज्यादा अच्छा होगा, और ये ऑपरेट भी तो नीचे कर रहे हैं 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रॉब्लम तेजस की भी नहीं है, ना एयरटेल की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि रेगुलेटर ने 800-900 मेगाहर्ट्ज के गाइडलाइंस नहीं दिए कोएग्जिस्टेंस के। कितना स्पेक्ट्रम, जब गाइडलाइंस ही नहीं है तो बीएसएनएल जब टेंडर में डालेगा इक्विपमेंट, तो वो कैसे डालेगा? उसको क्या पता कि क्या एमिशन रूल्स होने चाहिए? इसीलिए जब प्रॉब्लम आई, अब इसका सोल्यूशन निकलेगा। हो सकता है कि बेस्ट सोल्यूशन वुड बी टू पुट अ फिल्टर
एक फिल्टर लगाना पड़ेगा एंटीना में, उससे हो सकता है कि 800 मेगाहर्ट्ज का कवरेज थोड़ा कम हो जाए क्योंकि इसमें लॉसेस आ जाएंगे, पर वही एक सोल्यूशन मेरे को नजर आता है। बट इक्विपमेंट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अंत तक सुनने के लिए दोस्तों बहुत धन्यवाद। मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।